स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि समय प्रबंधन क्या है। इसके अंतर्गत समय सारणी का निर्माण व इसका प्रयोग, समय सारणी का महत्व, समय सारणी के प्रकार और समय सारणी निर्माण के कुछ सिद्धांत और समय विभाजन चक्र किस तरह किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जानते हो कि हमें समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समय भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो चलिए हम जानते हैं समय सारणी क्या है। आप भी शिक्षण कार्य से जुड़े हो, आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के अतिरिक्त भी विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं और इन क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है। विद्यालय किस प्रकार समुचित ढंग से कार्य करता है, अध्यापक को किस प्रकार पता चलता है कि उसे कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाना है, विद्यार्थियों को कैसे पता चलता है कि उसे किस क्लास में क्या पढ़ना है आदि, विद्यालय की इन सभी बातों को जानने के लिए विद्यालय में एक ढांचा तैयार किया जाता है और इसी ढांचे को हम समय सारणी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि समय सारणी विद्यालय का वह दर्पण होता है जिसमें विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप प्रतिबिंबित होते हैं। हम जानते हैं कि समय सारणी का महत्व क्यों है, विद्यालय में इसकी उपयोगिता क्यों है। इसकी उपयोगिता ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे समय का सदुपयोग करती है और विद्यालय में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनको सुव्यवस्थित करती है। विभिन्न विषयों, क्रियाओं आदि के अनुसार निर्धारित समय का विभाजन करके निर्धारित समय को उपयोगी बनाती है। समय सारणी हमारे बच्चों के लिए नैतिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों में विभिन्न आदतें और गुणों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समय सारणी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका निर्माण हमें बच्चों की रुचियों और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। समय सारणी अनुशासन स्थापित करने का उत्तम साधन है, क्योंकि इसके माध्यम से इससे बच्चों के अंदर एक अनुशासन पैदा होता है कि हमको समय पे अपने विद्यालय में पहुंचना है, समय में हमें अपनी क्लास में पहुंचना है, समय से हमारे टीचर से पहले हमको पहुंचना है। इससे टीचर भी अनुशासित रहता है कि उसे अपनी क्लास में कब जाना है, अपने समय पे क्लास लेना है आदि। इसके अनुसार सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त भी रहते हैं। इससे क्या होता है, समय सारणी से हमारा जो टाइम है वो एक तरह से व्यस्त रहता है। ऐसा नहीं कि हम खाली इधर उधर घूमते रहें। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको सुव्यवस्थित करने का भी काम करती है। हमको ये ध्यान रखना होगा कि समय सारणी जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें बातों को ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि जब हम समय सारणी बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि सभी शिक्षकों पर समान भार पड़े। ऐसा नहीं कि किसी एक शिक्षक पर ज्यादा भार है और किसी एक शिक्षक पर कम। शिक्षकों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार विषयों की शिक्षण का अवसर प्राप्त होना चाहिए। पढ़ने, खेलने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित समय विभाजन होना चाहिए। शिक्षकों के न तो शिक्षण कार्य के घंटे लगातार होने चाहिए और ना ही विश्राम के। हाँ, उनको बीच बीच में विश्राम दिया जाना चाहिए। पहला और जो अंतिम वादन या पीरियड जो होता है उसमें कठिन विषयों को नहीं रखा जाना चाहिए, जैसे कि गणित है, विज्ञान है, इनको शुरुआती और लास्ट का जो पीरियड होता है उसमें नहीं रखा जाना चाहिए। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों को लगातार ना रख करके उनके में हिंदी या सामाजिक विषय आदि विषयों को भी रखा जाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा समय सारणी बनाते समय। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय में कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जानी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, समय सारणी के प्रकार इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं, जैसे प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी और अध्यापक समय सारणी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधान समय सारणी। प्रधान समय सारणी क्या होती है? यह समय सारणी विद्यालय में संपादित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रमों का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है। यह कक्षा समय सारणी और अध्यापक समय सारणी का मिश्रित रूप होती है। या हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो प्रधान समय सारणी होती है वो एक अपने आप में व्यापक होती है। उसमें सब कुछ रहता है, जिसमें कक्षा का भी, अध्यापकों का भी सारा समय उसके अंदर सारणी में डला रहता है। या एक तरह से वो दोनों का मिश्रित रूप होती है। अब हम बात करते हैं कि कक्षा समय सारणी क्या होती है।
यह समय सारणी कक्षा के प्रतिदिन के कार्यक्रम को दर्शाती है। इसमें किसी भी कक्षा के पठन पाठन के अतिरिक्त विराम के समय खेल कूद और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का उल्लेख होता है। प्रत्येक कक्षा अपने स्वयं की समय सारणी का अनुसरण करती है एवं कक्षा में इसकी एक प्रति भी टांगी जाती है। अब हम बात करते हैं अध्यापक समय सारणी क्या होती है। प्रत्येक अध्यापक के पास उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक रूपरेखा को ही हम अध्यापक समय सारणी कह देते हैं, जिसमें अध्यापक के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्यों की विस्तृत जानकारी होती है। तुम कह सकते हैं कि जो कक्षा समय सारणी या अध्यापक समय सारणी होती है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो प्रधान समय सारणी बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि समय सारणी निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। हमको समय सारणी जब बनाना तो हमें कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे स्कूल का प्रकार। स्कूल का प्रकार जैसे लड़कों या लड़कियों या सह शिक्षा वाला जो भी स्कूल है, या वो शहरी है या ग्रामीण है, आदि स्कूल के क्रियाकलापों की प्रकृति का निर्धारण करता है और इसी प्रकृति के अनुसार ही हमें उसकी समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं विभागीय विनिमय। विभागीय विनिमय का मतलब ये होता है कि राज्य का शिक्षा विभाग ही शैक्षिक वर्ष की लंबाई और अवधि निर्धारित करता है कि शैक्षिक वर्ष का प्रारंभ यहाँ से होगा। तो हमको भी जो समय सारणी बनानी है उसी शैक्षिक वर्ष का जो प्रारंभ होता है तथा जो उसकी समाप्ति होती है, तब तक उसके जितने भी दिवस होते हैं उनके आधार पर या उनके आधार पर ही हमें कालांशों की संख्या का निर्धारण करना होगा। या हम कह सकते हैं कि विद्यालय समय सारणी राजकीय नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है उपलब्ध समय का परिणाम। इसका मतलब यह है कि विद्यालय वर्ष जो भी होता है उसकी जो लंबाई है या उसकी जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों की जो कुल संख्या, उसको ध्यान में रख करके हमें समय सारणी बनाई जानी चाहिए। अगला सिद्धांत न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता अनुसार विषय पढ़ाने के अवसर दिए जाएं, सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो और अध्यापकों के शिक्षण के कालांश लगातार नहीं होने चाहिए। ये होता है न्याय का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है थकान। थकान का मतलब यह है कि विद्यालय समय सारणी ऐसी ना हो जिससे कि बच्चे प्रभावित हों। बच्चे कुछ विशेष दिवसों या कालांश में थकान महसूस करते हैं। सुबह के समय ताजगी की अनुभूति अधिकतम होती है, किंतु धीरे धीरे थकान पैदा होने लगती है। अतः महत्वपूर्ण एवं जटिल विषयों को मध्यावकाश के पहले स्थान देना चाहिए। सप्ताह के अंत में सर्वाधिक थकान महसूस की जाती है। छोटे बच्चे अपेक्षाकृत जल्दी थक जाते हैं, अतः उन्हें कालांश 30 से 35 मिनट से अधिक समय नहीं होने चाहिए। अगला है विविधता का सिद्धांत। समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि बच्चों की सीटों और बैठने के ढंग में समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। ऐसा करने से क्या होता है कि थकान बच्चों को अनुभव नहीं होती है। कठिन विषयों के कालांश लगातार ना हो, जहां तक संभव हो एक ही कक्षा को एक ही कमरे में दिन भर ना बैठाएं। थोड़ी बहुत उसमें विविधता आनी चाहिए। बच्चों को बीच बीच में खेल भी खिलाना चाहिए। अगला है अध्यापकों के लिए खाली घंटे। इसका मतलब है कि जो भी शिक्षक हैं उनको बीच बीच में कुछ खाली घंटे भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास अन्य काम भी होता है जिससे वो अपने उन खाली समय में पूरा कर सकें और उनमें लगातार थकावट भी ना हो। खेल और मनोरंजन का सिद्धांत। इससे क्या होता है कि जो नीरसता भंग करने के लिए समय सारणी बनाते समय विश्राम, मनोरंजन और विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को अवश्य महत्व दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे थकेंगे नहीं और वो रुचिकर तरीके से पढ़ेंगे। संसाधनों का इष्टतम उपयोग। संसाधनों का अधिकतम उपयोग और बर्बादी से बचने के उद्देश्य से समय सारणी बनाते समय अध्यापकों की संख्या, उनकी योग्यता और अनुभव, कक्षाओं की संख्या और आकार एवं उपलब्ध भौतिक संसाधनों को सदैव ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अगला सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। हम जानते हैं कि विद्यालय के कार्य को सुचारू और कुशलता से चलाने में समय सारणी एक उचित साधन है। इस साधन को कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें समायोजित किए जाने और परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि इतना कठोर भी समय सारणी नहीं, टाइम टेबल नहीं होना चाहिए।
समय के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। ये अब आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि समय विभाजन चक्र किस तरह से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक शिक्षक वाले विद्यालय में किस तरह से हमें समय विभाजन चक्र तैयार करना है। आप देख पा रहे हो, जैसे कि इसमें यहाँ भी टी लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड टी, टी का मतलब है टीचर, और जहाँ एम लिखा हुआ है इसका मतलब है मॉनिटर। तो आपको पता है प्राथमिक विद्यालय में पांच कालांश कक्षाएं होती हैं, और इस तरह से उसमें एक शिक्षक किस तरह से पढ़ाएगा, ये बहुत कठिन है, लेकिन टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हो, प्रथम वादन जो होता है उसमें शुरुआत में बच्चों का जो प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। द्वितीय वादन में आप देख रहे हो हिंदी, और हिंदी पहली और दूसरी कक्षा में हिंदी लिखा है तो इसे टीचर पढ़ाएगा। और तीसरी चौथी पांचवी में क्या होगा कि तीसरी में उस क्लास का जो मॉनिटर होगा वो वहां पर सुलेख और सुरतिलेख लिखा जाएगा, उसे देखेगा। और पांचवी क्लास में भी सेम रहेगा, चौथी क्लास में हिंदी की सुलेख या सुरतिलेख भी बच्चे सभी लिखेंगे। इसी तरह से तृतीय वादन में क्या होगा, जो शिक्षक है वो चौथी और पांचवी क्लास में चला जाएगा, बाकी अन्य तीन क्लासों को उनके मॉनिटर संभालेंगे। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हो। तो इस तरह से एक समय सारणी तैयार की जाती है। इसी तरह से दो शिक्षक वाले विद्यालयों के लिए भी इसी तरह से है। इसमें आपको T1 T2 दिख रहा है, तो T2 का मतलब दूसरा शिक्षक, T1 का पहला शिक्षक। फिर भी क्लासें खाली रह जाती हैं तो वहां पर भी मॉनिटर की हेल्प ली जा सकती है। इस तरह से हमें अपना एक समय विभाजन चक्र तैयार करना पड़ता है। इसमें आप देखोगे कि शुरुआती जो कालांश है और जो अंतिम कालांश है उसमें कठिन विषयों को नहीं रखा गया है, और कठिन विषयों को लगातार भी नहीं रखा गया है। उनके बीच में हिंदी और फिर उसके बाद बीच में सामाजिक ज्ञान जैसी विषयों को रखा गया है। तो इस तरह से हम एक शिक्षक या दो शिक्षक वाले विद्यालयों में समय जो विभाजन चक्र है उसका विभाजन किया जाता है ताकि विद्यालय में आसानी रहे। अंततः हम यही कह सकते हैं कि समय सारणी विद्यालय में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों को दर्शाता है। समय सारणी के अनुसार कार्य करने से बच्चों में समय के महत्व को समझने की शक्ति, नियमितता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का विकास होता है। समय सारणी विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तम साधन है। विद्यालय में प्रधान समय सारणी, कक्षा समय सारणी, अध्यापक की समय सारणी बनाई जाती है। प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाएं। कठिन विषयों के घंटे लगातार नहीं होने चाहिए। तो मुझे आशा है कि आज आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, घर में रहिए, अच्छे से रहिए।